हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंतिम समीक्षा सीरीज में। उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायालयों के कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी को मजबूत करने के लिए आज ये हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, और इसमें हम 40 एमसीक्यू के साथ यहाँ पे चलेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सामान्य हिंदी विषय का शब्द संरचना वाला चैप्टर। इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला जो है पार्ट में हम वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, पद, लिंग, वचन और पुरुष के जो टॉपिक हैं उनमें से हम डिटेल में एमसीक्यू करने वाले हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस की। सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं, जो कि आज हमारा चौथा चैप्टर, चौथी क्लास है। इससे पहले हमने भाषाएं, हिंदी भाषा, लिपि, वर्णमाला और हिंदी वर्तनी हमने देख ली है। जिसने नहीं देखा वो देखे जाके देख सकता है। और आज हम करेंगे शब्द संरचना में, यहाँ पे यहाँ से लेके वचन पुरुष तक यहाँ पर हम इस टॉपिक को करने वाले हैं कवर। और इस सीरीज में हम केवल और केवल एमसीक्यू कर रहे हैं, कोई टॉपिक डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन जिस टॉपिक से रिलेटेड होगा उस टॉपिक को हम कंप्लीटली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे पूरा टॉपिक वहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है इसमें, हिंदी वर्णमाला में अक्षौ, त्रौ, ज्ञौ और श्रौ को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर ए। ये दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे कि अक्षौ बनता है क और शौ, यानी कि आधा क और शौ के मेल से। और जो दूसरा है वो बनता है त्रौ, आधा तौ और रौ के मेल से। ठीक, और ज्ञौ बनता है जौ, आधा जौ और यौ, इसके मेल से। और जो श्रौ बनता है वो बनता है शौ और रौ के मेल से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हिंदी शब्द, जो हिंदी शब्दकोश होती है, डिक्शनरी होती है, उसमें अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ जाएगी क, ख और अक्षौ, तो ये इसमें क्रम से लगाना है तो कौन सा शब्द पहले आएगा। बेसिक सी बात है, पहले तो क ही आएगा, लेकिन उसके बाद क्या आएगा, अक्षौ आएगा, ना कि ख। क्योंकि यहाँ पे जो अक्षौ बनता है वो किसके मेल से बनता है, क और किसके मेल से बनता है, यहाँ पे सौ के मेल से। यानी कि ख से पहले क्या आएगा, अक्षर आएगा। ठीक है, डिक्शनरी के हिसाब से, ठीक, जैसे ए बी सी डी होती है वैसे ही। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ यानी कि लिप्स से बोला जाने वाला नहीं है? तो यहाँ पे देख लेंगे, पौ भी है, बौ भी है और मौ भी है, लेकिन आ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जो आ का उच्चारण है वो कहाँ से है, कंठ से होता है, यानी कि गले से होता है। यहाँ पे बात करेंगे ओष्ठ जो वर्ग होता है वो पौ वर्ग होता है, जिसमें पौ आता है, पौ, फ, प, भ और मौ। इन सभी को बोलने से क्या होता है, इन सभी को बोलने पे हमारे जो होंठ होते हैं वो आपस में एक साथ आ जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो स्वर में होता है ऊ और बड़ा ऊ, ये भी क्या है, ओष्ठ की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, ओष्ठ की श्रेणी में ही आते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, जो मौ होता है शब्द, मौ शब्द यहाँ पे ओष्ठ ध्वनि के साथ साथ नासिक्य यानी कि पंचमाक्षर, ठीक है, पंचमाक्षर भी होता है, क्योंकि इसको बोलने से उच्चारण के समय इसमें हवा क्या होता है, नाक से निकलती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, बहुत बार बता दिया। इसके बाद देखेंगे अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर जिसका विनाश ना हो और जो एक श्वास के झटके में यहाँ पे बोला जाए वो अक्षर होता है। ठीक है, अक्षर यहाँ पे अलग अलग ना होता है, विनाश ना होता है, यानी कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता है और एक ही श्वास में, एक ही झटके में बोल दिया जाता है। और बेसिक सी बात है, ये देखा जाए अक्षर का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, जिसका विनाश या शरण ना हो सके, शरण ना हो सके, शरण ना हो सके। ओके, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हिंदी वर्णमाला में अंक और अह क्या कहलाते हैं? अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। और इनको बोला क्या जाता है, इनको बोला जाता है अयोग वाह। ठीक है, अयोग वाह, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो। ये ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, फिर भी अर्थ वहन करते हैं। किशोरीदास वाजपेयी जी ने इनको क्या कहा है, अयोगवाह कहा है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष और महाप्राण दोनों होते हैं? तो यहाँ पे जो घ है, ऑप्शन नंबर सी, ये अघोष भी सघोष भी होता है, क्योंकि इसको बोलने से, सघोष का मतलब क्या होता है ना, घोष का मतलब होता है, देखो घोष होता है वाइब्रेशन। ठीक, सघोष मीन्स जिसको बोलने से या वाइब्रेशन के साथ। अब घ बोलते हैं जब हम, तो उसके साथ क्या होता है, हमारा वाइब्रेशन आता है। जैसे घ बोलो तो उसके बोलने से वाइब्रेशन आता है। और महाप्राण, महाप्राण ऐसे शब्द कल ही बताया था, जिसको बोलने से क्या होता है, यहाँ पे
मुंह से हवा गर्म निकलती है या एक झटके में निकलती है। जैसे आप घौ बोलेंगे तो वहां पे मुंह से हवा गर्म निकलती है, इसकी ट्रिक टाइप की होगी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो जो पहला और दूसरा वर्ग होता है, ठीक है, ये तो होता है अघोष, ठीक। इनको बोलने से वाइब्रेशन नहीं निकलती। जैसे क बोलेंगे तो नो वाइब्रेशन, गले में जो कंठ में वाइब्रेशन नहीं होती, ख बोलने से भी वाइब्रेशन नहीं होती। लेकिन जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग होता है, ये किसकी कैटेगरी में आता है? ये आता है सघोष कैटेगरी में, ठीक है। तो इसको बोलने से क्या होता है? वाइब्रेशन आता है। जैसे गौ बोलेंगे तो आप गले में, कंठ में वाइब्रेशन आएगा, गौ, घ, अणो, ठीक है। तो ये दोनों हो गए सघोष और अघोष। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जो ये है अणौ ध्वनि, इसको हिंदी की वर्णमाला में किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन के रूप में। जो यहाँ पे वर्णमाला में ड़ और ढ है, इसके बीच में है, यहाँ पे कहीं कहीं पे इसको ड़ भी बोला जाता है। ऐसी ध्वनियों को जहाँ पे उच्चारण करते समय क्या होता है, जीभ यहाँ पे झटके से नीचे गिरती है। इन्हें हिंदी में नए विकसित वर्ड भी माना जाता है और कुमाऊनी या गढ़वाली बोलियों में ड़ का जो ध्वनि का प्रयोग है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसी वर्ग का यह प्रतिनिधित्व करती है। और इस शब्द की जो ये ड़ ध्वनि होती है ना, या ड़ शब्द होते हैं द्विगुण व्यंजन, ड़ और ड़, ठीक। तो इनकी एक विशेषता है कि इनसे कभी भी कोई शब्द स्टार्ट नहीं होगा, ये हमेशा बीच में ही रहेंगे। जैसे कि सड़क, ठीक, पढ़ाई, ऐसे करके। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जिन वर्गों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इनको अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। प्राण मीन से हवा या वायु, और कम मात्रा यानी कि अल्प, और ज्यादा मात्रा यानी कि महाप्राण। अब यहाँ पे देखते हैं वर्णमाला में, तो यहाँ पे हमने बात करी थी, ये तो होते हैं पहला और दूसरा जो वर्ग होता है, ये अघोष होता है, ठीक है, अघोष। और ये होता है सघोष होता है, ठीक हो गया, वाइब्रेशन वाला। और अल्प प्राण और महाप्राण की भी देख लेते हैं। इसमें जो प्रत्येक वर्ग होता है, इसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण कहलाता है। यानी कि कौन सा? पहला, तीसरा, ठीक, और एक सेकेंड, पहला और तीसरा और पांचवा, ये वर्ग क्या कहलाता है? अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण। बाकी दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? महाप्राण। इनको बोलने में, जो महाप्राण वाले हैं उनको बोलने में ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा श्वास की आवश्यकता यहाँ पे होती है। और अल्प प्राण वाले को बोलने में, देखो बोल के देखो एक बार, गौ, सिंपल है, थोड़ी सी हवा लगी यहाँ पे, लेकिन ख है तो ख क्या है, यहाँ पे हमें लंबा श्वास लेना पड़ रहा है। अब इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है, जौ वर्ग, जौ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो ये बनता है जौ और यौ के संयोग से। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, जो जौ होता है वो आता होता है, उसमें हलंत होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, य, र, ल, व व्यंजनों को हिंदी वर्ण व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है, परंतु यहाँ कभी कभी वे पूर्ण स्पर्श से नहीं होता है। इसके बाद देखें, यहाँ पे जो रॉ वर्ण होता है ना, रॉ, इसको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। किसको? रॉ को, याद रखना इसको। और जो लॉ होता है, लॉ को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जो लॉ होता है इसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन, ठीक है, व्यंजन। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अत्यंत में हुआ है अति, ठीक है, अति, धन, अंत से बना है अत्यंत, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब यहाँ पे इसकी बात भी कर लेते हैं, जो संधि की। तो यहाँ पे संधि जो छुपी हुई है, संधि है यहाँ पे यण संधि। यण संधि का जो रूल है वो, ये कौन सा रूल है इसमें? यहाँ पे देखो, छोटी ई है ना, जो छोटी ई है, अगर इसके बाद क्या लग रहा है, कोई भी स्वर आया, जैसे इसमें क्या आया, ओ आया, ठीक है, अंत में ई के बाद ओ आया, ई के बाद ओ आया, तो यहाँ पे जो ई है इसका क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा, ठीक है, ई का यो हो जाएगा, इसलिए बन गया अत्यंत। ओके। और इसी के साथ साथ एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अत्याचार है, अत्याचार, इसमें भी क्या हो रहा है? अति, धन, आचार, ठीक है। अब इसमें भी देखो, ई है, छोटी ई के बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है आ। दूसरा देखो, अत्यधिक, इसमें भी क्या हो रहा है? अति, धन, अधिक।
अति, धन, अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे भी ई के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, यानी कि स्वर आ रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। लुटेरा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे देखते हैं, लुटेरा शब्द में ऑप्शन नंबर है एरा, बी यानी कि सही है। यहां पे देखें तो इसका जो लुटेरा है ना, लुटेरा एक ही क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया में कौन सा मूल क्रिया छुपा हुआ शब्द है? मूल क्रिया छुपा हुआ है लूट। ठीक है, और इसमें एरा प्रत्यय जोड़ दें तो ये बन जाएगा लुटेरा, लुटेरा। और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, जब यहाँ पे प्रत्यय जुड़ेगा लूट में, तो जो ये बड़ी ऊ की मात्रा होती है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? छोटे ऊ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, छोटे ऊ में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये हो जाएगा लुटेरा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस शब्द में उद या उत उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, पहला उन्नति है, तो इसमें तो लगा हुआ है। जिसके संधि विच्छेद की बात करें तो यहाँ पे उत, धन, नति। ठीक है, उन्नति हो जाता है। दूसरा है उद्गम, यहाँ पे उद, धन, गम। ठीक, तीसरा उद्योग है, इसका संधि विच्छेद होगा उद, उद्योग में भी उत होता है। ठीक है, उद नहीं होता, उत, धन, योग, इसके मेल से बना हुआ है। लेकिन जो उपकार है वो किसके मेल से बना हुआ है? उप, धन, कार। ठीक है, तो यहाँ पे उद और उद नहीं आया है, यहाँ पे उप उपसर्ग आया हुआ है। बात करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन, जो प्रत्येक क्रिया के मूल धातु के रूप में अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अंत में जब जुड़ जाते हैं तो अंत में उनको बोलते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है, वैसे तो जो अंत में जुड़ते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यय, और जो पूर्व में जुड़ते हैं उनको बोलते हैं उपसर्ग। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है? क्रिया के मूल धातु में, किसमें जुड़ रहा है? क्रिया के मूल धातु में, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन, सदाचार शब्द में प्रयुक्त मूल उपसर्ग कौन सा है? तो सदाचार में उपसर्ग जो है वो है सत। ठीक है, इसका जो, क्योंकि सदाचार का संधि विच्छेद होगा सत, धन, आचार, और ये बन जाएगा सदाचार। क्योंकि यहाँ पे जो संधि का नियम है, व्यंजन संधि का, उसमें टॉ वर्ग है। टॉ वर्ग के बाद अगर कोई, यानी कि टॉ वर्ग नहीं, टॉ के बाद अगर कोई यहाँ पे वो आता है, स्वर आता है, जैसे यहाँ पे आ आया है, स्वर आ जाएगा, तो जो टॉ होगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे यहाँ पे शब्द में बदल जाएगा। अब तीसरा शब्द कौन सा है इसका वर्ग का? टॉ, थॉ, दो, तीसरा है ना वर्ण, तो तीसरे में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे सदाचार बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, घबराहट शब्द में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पे हुआ है? तो घबराहट शब्द में हुआ है भाववाचक कृत प्रत्यय का। घबराना क्या है? एक क्रिया है जिसके अंत में आहट प्रत्यय जोड़ने के बाद ये क्या बन जाता है? भाववाचक संज्ञा, और घबराहट का यहाँ पे निर्माण होता है। और इसी के अगर अदर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे एक है चिल्लाना, चिल्लाना से क्या बना? चिल्लाहट, चिल्लाहट। और दूसरा है मुस्कुराना, मुस्कुराना, इससे बना मुस्कुराहट। ठीक है, मुस्कुराहट। तो ये क्या है हमारे? भाववाचक, यहाँ पे भाववाचक कृत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, निर्मल शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो निर्मल शब्द में निर उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर एक। यहाँ पे हलंत देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर एक में बिना हलंत के भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, हलंत के साथ। अब जो है यहाँ पे जो निर शब्द है, ये उपसर्ग है, इसका शाब्दिक अर्थ जानना बहुत जरूरी है, जिसका अर्थ होता है मैल या गंदगी से रहित। ठीक है, नहीं, निर का जो होता है ये होता है रहित, या इसके तरह बिना, या पूरी तरह, बिना या पूरी तरह मुक्त। ठीक है, तो निर का अर्थ तो होता है रहित या बिना, और निर्मल में मल का मतलब तो आपको पता ही है, जो गंदगी होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया? निर्मल का मतलब जो बिना जो गंदगी से रहित है, यानी कि पूरी तरह स्वच्छ है। यहाँ पे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, मानवता शब्द में मूल रूप शब्द, जो मानवता शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मानवता में है मानव, धन, ता, ऑप्शन नंबर एक। मानव एक जातिवाचक संज्ञा है जिसमें ता भाववाचक तद्धित प्रत्यय लगाने के बाद क्या हो जाता है? मानवता भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इसी क्रम में देखें अगला क्वेश्चन, संस्कृत के उपसर्गों की कुल संख्या मानक हिंदी व्याकरण में कितनी मानी गई है? तो यहाँ पे जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनकी जो कुल संख्या है वो 22 मानी गई है।
और इनको यहाँ पे डिटेल में देखें तो ये 22 टोटल लिख दिए मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्र, प्रा, उप, अप, सम, अनु, अव, तो ये सब है, ठीक है। इनको आप जैसे मर्जी वैसे रट लें, कोई सा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे बदनाम और बदबू शब्दों में प्रयुक्त जो बद है उपसर्ग किस भाषा का है? तो ये उर्दू है, फारसी भाषा का, जो कि विदेशी भाषा का है। बद एक विदेशी उर्दू भाषा का है, जिसका अर्थ क्या होता है? बुरा होता है। तो याद रखना, इसका अर्थ भी याद रखना साथ साथ ही, ठीक है। बात करें इसके बाद, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं पद, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे स्वतंत्र शब्द जब व्याकरण के नियमों जैसे कि विभक्ति, लिंग, वचन में बदकर वाक्य के भीतरी स्थान यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं तो वो पद कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई शब्द लिखा है राम, आम, ठीक है, कुछ भी सिंगल शब्द, तो ये तब तक तो एक मात्र स्वतंत्र रूप से शब्द कहलाता है। लेकिन जब इसमें विभक्ति लग जाएगी, लिंग लग जाएंगे, वचन लग जाएंगे, उसमें बांध दिया जाएगा आप इसमें आपस में, तो ये क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट रूप से यहाँ पे पद बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करें इसके बाद, वाक्य में पदों का व्याकरणीकरण, क्रम या स्थान निर्धारण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पद क्रम। अब जो वाक्य में पद हैं उनका जो व्याकरण और क्रम के स्थान पर निर्धारण हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पद क्रम कहते हैं। जैसे शब्दों में जो अक्षर होते हैं उनको व्यवस्थित रूप से क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, वैसे यहाँ पे पद क्रम कहते हैं। बात करें, मैं कल देहरादून जा रहा हूं, इस वाक्य में मैं शब्द किस पुरुष का उदाहरण है? तो मैं क्या है? उत्तम पुरुष का उदाहरण है यहाँ पे देखा जाए तो। बात करेंगे यहाँ पे जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, तो इसके मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, यानी कि 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष। यहाँ पे उत्तम पुरुष की बात करें तो जो व्यक्ति अपनी बात खुद कह रहा है या लिख रहा है, जैसे कि कोई खुद बोल रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं आज यहाँ जाऊंगा या मैं आज देहरादून जाऊंगा, तो वो क्या है? वो मैं का जो शब्द है वो उत्तम पुरुष के लिए आता है, ठीक है। उत्तम पुरुष के लिए मैं और हम दोनों उत्तम पुरुष के लिए आते हैं। जहां पे हम क्या है? बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, बहुवचन। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है तुम अपना काम ध्यान से करो, इस वाक्य में रेखांकित पद जो है तुम, ये कौन सा पुरुष है? तो यहाँ पे तुम जो है वो मध्यम पुरुष के लिए आता है, ठीक है। चलो यहाँ पे सभी पुरुष के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख रखे हैं जो मध्यम पुरुष हैं उसमें आता है तू, तुम या आप, ठीक है। इन तीनों शब्दों से उत्तम मध्यम पुरुष को यहाँ पे डिनोट करते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है वो अन्य पुरुष के लिए है। पहला प्रश्न क्या है इसमें? वे कल नैनीताल से वापस आएंगे। तो वाक्य में जो वे शब्द है व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ये है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे बात करेंगे अन्य पुरुष के लिए वह या वे प्रयोग यहाँ पे होता है। अब बात करें, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है जो बी, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, प्राण। जैसे और भी शब्द हैं, प्राण है, दर्शन, आंसू, होश, हस्ताक्षर, लोभ, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही, बहुवचन के रूप में ही आते हैं, ठीक है। जैसे प्राण चले गए, दर्शन हो गए, ठीक है, आंसू आ गए, होश आ गए और हस्ताक्षर हो गए, लोग हैं, ठीक है। अब बात करें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन यहाँ पे करना है। तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन है, अब देखो ये कैसे है ना, ये तो बेसिक सी बात है, आप उस शब्द के हिसाब से पूरा सेंटेंस से बोल दो तो आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे आप अगर अपराध से बनाओ तो अगर मैं बोलूंगा तो मुझसे अपराध हो गया, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा ना कि मुझसे अपराध हो गई, तो ये पुल्लिंग है। अध्याय की बात करें, आज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे या आज हमने ये अध्याय पढ़ा, ऐसा तो नहीं बोलते आज हमने ये अध्याय पढ़ी, ठीक। स्वदेश की बात करें तो स्वदेश से तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। बाकी ठीक है, स्थापना की हम देखें तो हमने हमने यहाँ पे इसके सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देहरादून की स्थापना हुई, ठीक, देहरादून का स्थापना हुआ तो नहीं बोलते हैं, इसलिए ये क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? तो कवि का कवयित्री होता है। यहाँ पे ये जो कवयित्री है इसको स्त्रीलिंग के रूप में भी देखना है और इसको वाक्य जो शब्द शुद्धि होती है यानी कि शुद्ध शुद्ध उसके रूप में भी इसको याद करना है। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवयित्री होता है और इसमें जो कवयित्री होती है उसमें पहला जो ई की मात्रा, यो में ई की मात्रा वो छोटी होती है और त्र में ई की मात्रा बड़ी होती है, ये हमेशा याद रखना। बात करें इसके बाद, साधु शब्द का स्त्रीलिंग होता है साध्वी, ऑप्शन नंबर ए, हमेशा याद रखना साधु का साध्वी होता है। कुछ पुल्लिंग है शब्दों के अंत में विशेष परिवर्तन करके स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे कि
इसी नियम से साधु का साध्वी बनाया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल देखें तो विद्वान, विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है विदुषी होता है, ठीक है, विदुषी। और महान का स्त्रीलिंग क्या होता है, महती होता है, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं यूनिक वाले उनको रखना पड़ेगा। बात करें अगला क्वेश्चन की, जनता सो रही है, इस वाक्य में जनता जो है इस शब्द का वचन निर्धारण यहाँ पे करना है। तो जनता का जो होता है एक वचन होता है। अब जैसे यहाँ पे बताया था मैंने कहाँ पे, कुछ जो शब्द होते हैं हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन रूप में होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, एक वचन रूप में होते हैं, ठीक है, एक वचन रूप में होते हैं। इसमें से कौन कौन से हैं, जैसे जनता, पुलिस, भीड़, पानी, वर्षा, सोना, ये सभी क्या करते हैं, समूह का बोध कराने के बावजूद भी है व्याकरण में सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इन शब्दों को तो आपको रटना ही पड़ेगा, कैसे याद कर लो ये आपकी इच्छा है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव किस वचन का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो आदरणीय जो होता है उसके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हिंदी व्याकरण का एक नियम है जो कि अपने से जो बड़े होते हैं या सम्मानित या आदरणीय लोग होते हैं उनको हमेशा बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गुरुजी आ रहे हैं, आदरणीय आप, आदरणीय हैं, आप आदरणीय है नहीं बोलते हैं बोलते हैं, और हैं क्या होता है, बहुवचन होता है। अब बात करें इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखें तो बुढ़ापा जो है ऑप्शन नंबर डी, ये हमेशा नहीं, ये पुल्लिंग श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे बात करें इसके नियम की, तो यहाँ पे जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में पा, आव, पन ये आ जाए, ये हमेशा प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसमें दया, प्रार्थना और वायु ही क्या है, स्त्रीलिंग है। और आप इसको ना ऐसे भी आप मन में भी क्या कर सकते हैं, इनका एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप वहाँ पर भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है अपने आप से। इसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन है, चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। चिड़िया का चिड़िया होता है, यहाँ पे चंद्रबिंदु की मात्रा लगती है। तो यहाँ पे बात करेंगे इस नियम की, तो जो इक्रांत होता है, इक्रांत क्या होते हैं, छोटी ई, ठीक, या अंत में जो जिसके या आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, सिंपल सा अगर बहुवचन बनाना है उस शब्द को तो वहां पे क्या करते हैं, चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे चिड़िया में क्या कर दिया, चंद्र बिंदु लगा देते हो, इसका बहुवचन बन गया। वैसे ही यहां पे बात करेंगे गुड़िया, ठीक है, गुड़िया। अब इसमें क्या आया, अंत में या शब्द आया, तो इसका जो बहुवचन बनेगा वो बनेगा गुड़िया। सीधे सीधे सिंपल चंद्र बिंदु लगा देना है। और वैसे ही डिबिया का क्या हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा, ठीक है। तो चंद्र बिंदु लगाना है कहाँ पे, जहां पे इक्रांत हो यानी कि छोटी ई हो या फिर या हो, ठीक है, दोनों केस में चंद्र बिंदु लगा के बहुवचन बना लेते हैं। इसके बाद बात करेंगे वधु शब्द का शुद्ध बहुवचन रूप क्या होगा। तो वधु शब्द का शुद्ध बहुवचन रूप होगा वधुएं, ठीक है। अब बात करेंगे उकारांत या बड़े उ वाले, जो उकारांत होते हैं यानी कि बड़े उ वाले शब्द, इनका बहुवचन बनाने समय उ बदलकर क्या हो जाता है, छोटा उ हो जाता है। और अंत में क्या जुड़ जाता है, आए जुड़ जाता है, ठीक है, ए जुड़ जाता है इसके ऊपर चंद्र बिंदु। जैसे यहाँ पे बड़ा उ लगा रखा है वधु, तो वहां पे वधु में क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, ठीक है, और छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये भी रूल याद करना। इसके बाद बात करेंगे, हाँ, बात करने से पहले यहाँ पे एग्जाम्पल और देख लेते हैं जैसे आपको याद रहे। अब वधु का तो वधुएं हो गया, ठीक है, थोड़ा सा अटपटा है, ये याद नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर अब वस्तु का अगर बहुवचन देखें, वस्तुएं, ठीक है, तो आपको याद रहेगा वस्तुएं, वधुएं, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है इसका, है बहु, ठीक है, बहु, बहु है, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुएं हो जाएगा, ठीक है, बहुएं हो जाएगा। अब बात करें इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो आकाश है ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे एक रूल होता है हिंदी व्याकरण का, जो कि द्रव्यवाचक, भाववाचक या संज्ञाएं, ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं हैं, या जैसे अमूर्त या अखंड वस्तुएं होती हैं, अमूर्त या अखंड, ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं, हमेशा एक वचन में रहती हैं। जैसे कि आकाश, अब ये क्या है, अखंड है, ठीक है, या द्रव्यवाचक तो नहीं कह सकते इसको, अखंड है, अमूर्त है। या सत्य, झूठ, पानी, ये अमूर्त अखंड वस्तुएं हैं और ये हमेशा एक वचन में रहती है। और साथ ही बाल, लोग और समाचार, ये क्या होते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, बहुवचन में रहते हैं, ठीक है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, दाता शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो दाता का स्त्रीलिंग होता है दात्री, ऑप्शन नंबर यहाँ पे है बी। अब जिन पुल्लिंग, इसका व्याकरण रूप देखें तो जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता आ जाता है, ठीक है, और उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए ता के स्थान पर त्री लगा दिया जाता है। तो जैसे कि नेता का क्या हो गया, नेत्री,
ठीक है। यहाँ पे रूल क्या है इसका, जिनके शब्दों में ता आता है अंत में तो उसका त्री हो जाता है, सिंपल सा, ठीक है। एक और है अभिनेता, अभिनेता का क्या हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा, ठीक, अभिनेत्री। और कर्ता का भी कर्ती हो जाएगा, ठीक है, कत्री, कर्ती नहीं कत्री, ठीक। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप व्याकरण सम्मत क्या होगा, तो इंद्र का जो स्त्रीलिंग शब्द है इंद्राणी होगा। अब बात करें इसमें, जब इंद्र शब्द में आणी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग रूप यहाँ पे बन जाता है और रौ के प्रभाव से दंत्य ना बदलकर मूर्धन्य रौ यानी कि इंद्राणी हो जाता है। इसी के साथ बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है खूंटी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो खूंटी का होता है खूंटियां। इकारांत यानी कि जो बड़ी ई आती जिस शब्द में उसके अंत में, तो शब्दों का बहुवचन आते समय क्या करते हैं, जो ई होती है बड़ी ई, इसको छोटी ई में बदल देते हैं और यहाँ पे या जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे खूंटी में क्या जुड़ा है, खूंटियां जुड़ गया। और इसके अलग एग्जाम्पल देखें तो नदी का यहाँ पे क्या हो जाता है, नदियां हो जाता है, नदियां, ठीक है, छोटा दी और चंद्रबिंदु के साथ आ। रोटी का देखें तो यहाँ पे रोटी का भी क्या हो जाएगा, रोटियां, ठीक है, ऐसे करके। बात करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे अभिमान शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ यूज हुआ है। अभिमानी शब्द संरचना में अभि उपसर्ग है और मान क्या है, मूल शब्द है। अंत में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिमानी। अब इसको ऐसे तोड़ते हैं, अभी ये तो उपसर्ग है, मान ये क्या है, मूल शब्द है और इसमें नी प्रत्यय जुड़ गया है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी ई की साथ प्रत्यय यहाँ पे जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, उपसर्ग भी है इसमें और प्रत्यय भी है मूल शब्द में, तो ये बन गया अभिमानी। ऐसे ही अलग अलग उदाहरण है, जैसे पहला जो उदाहरण है वो है अपमानित, अपमानित, तो इसमें अप उपसर्ग है, मान इसका मूल शब्द है और इत इसका प्रत्यय है। यहाँ पे दूसरा शब्द है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, जिसमें स्व क्या है, उपसर्ग है, तंत्र इसका जो मूल शब्द है वो है और इसका जो ता है वो प्रत्यय है। बात करेंगे इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्याकरण में वचन का वास्तविक और शाब्दिक अर्थ क्या स्वीकार किया गया है, तो यहाँ पे व्याकरण में जो वचन है उसका जो वास्तविक और शाब्दिक अर्थ है वो संख्या यहाँ पे यूज किया गया है। साधारण बोलचाल में जो वचन है इसका अर्थ है कहना या वादा होता है, परंतु जो व्याकरण है इसका अर्थ क्या होता है, संख्या होती है, जिसमें एक या अनेक का बोध कराते हैं वचन, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक से जुड़े हुए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए गेम चेंजर यहाँ पे साबित हो सकते हैं। उम्मीद है आज का यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपके कई सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही अपने एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कर रहा है। बाकी इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो आजकल टेम्पररी रूप से बैन है, लेकिन जब बैन हट जाएगा तो वहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे बने रहेगी आपकी टेलीग्राम में पीडीएफ। अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।